नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। कोरोना के नए मरीजों के मिलने की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी हां, इस वक्त की अपडेट अगर बात कर लें तो हर दिन बीतने के साथ साथ नए केस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और लगातार आज तीसरा दिन है जब देश में 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 3,48,786 केस सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे के अंदर 2,624 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा भी एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा है। हालांकि इन सब के बीच राहत की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की भी रफ्तार बढ़ी है और शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 2,20,382 लोग रिकवर हुए हैं। यह इसका पॉजिटिव साइड है और इसी पॉजिटिव साइड को हमें देखना भी चाहिए, लेकिन जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उसकी गंभीरता को भी हमको समझ करके आगे बढ़ना होगा। अब तक दुनिया में एक दिन के अंदर ठीक होने वाले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है जो आज सामने आए। 5 तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। बता दें कि नए केस के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। सवाल यह है कि सिर्फ भारत में ही कोरोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में यह कंट्रोल हो चुका है। इजराइल में तो नो मास्क कैंपेन चल रहा है। हमारे यहां क्यों कोरोना का संक्रमण बेतहाशा बढ़ता जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं और सवाल यह भी है कि भारत को आखिर क्या करना चाहिए, किन किन देशों से सबक लेना चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की इस वक्त हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस वक्त देश और विदेश से डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 डॉक्टरों का यह बड़ा पैनल है। अपने पैनल से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर एल तोमर हैं। इसके अलावा मेरे साथ पेंसिल्वेनिया से लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि गोडसे। वहीं मेरे साथ न्यूयॉर्क से लाइव मौजूद है डॉक्टर नीरज कौल। इसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं और पूर्व निदेशक एम्स के डॉक्टर एमसी मिश्रा भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं। दरअसल हम स्थिति जब देखते हैं तो कई जगहों पर कोरोना कंट्रोल हो रहा है। इजराइल का भी हमने जिक्र किया, नो मास्क कैंपेन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, तमाम दूसरे देश भी कम हो रहे हैं। चीन जहां से ये शुरू हुआ वहां पर आज इस वक्त औसतन 15 केस सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? सुधरने की बजाय बिगड़ क्यों रही है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, माय नेम इज धीरज, डॉक्टर माफ कीजिएगा, धीरज कौल जी। दैट्स ओके। सो आपने बहुत प्रोटोनेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। देखिए, भारत की कॉम्प्लेक्सिटीज अगर आप देखें तो वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ पेशेंट पॉपुलेशन इज वेरी ऑफ पीपल्स पॉपुलेशन इज वेरी हाई और भारत के अंदर कहीं सोशल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर थोड़ी लेक्सिसिटी देखी गई। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था, वैक्सीन डेवलपमेंट और मेजर्स लिए थे लॉकडाउन के, पर कहीं ना कहीं पब्लिक और अदर मेजर्स की वजह से मास गैदरिंग्स हुई और सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बने और रेयर वेरिएंट्स जो कि हम लोग रैंडम जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पकड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं वो रैंडम जीनोमिक सीक्वेंस भी काफी वीक रही भारत में। इस वजह से रेयर ट्रेट्स पिक नहीं हुए और अब भारत के अंदर इंडोजिनस डबल और ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन्स देखने में आ रहे हैं। तो उनकी वेरुलेंटनेस, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में लगने की क्षमता और स्पीड बहुत ज्यादा है। और दूसरा इशू ये है कि जो B117 है यूके वेरिएंट और जो ट्रिपल वेरिएंट्स हैं और जो नए इंडोजिनस वेरिएंट्स हैं वो यंगर पॉपुलेशन को भी ज्यादा सिक कर रहे हैं। जो पिछले साल हमने देखा था वो ओरिजिनल वुहान वेरिएंट के अंदर यंग लोग ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते थे या बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत या डिफिकल्टी ब्रीदिंग नहीं होती थी, लेकिन अब उसका प्रोपोर्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और तीसरी प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर आप डेट्स को मेजर करिए, क्योंकि मैं डाटा बहुत क्लोजली देखता हूं, तो डेट देखिए 20th ऑफ मार्च के करीब भारत के अंदर 11.6 मिलियन केसेस थे and as of yesterday it was 16.2 million। तो अराउंड 36% ग्रोथ विद इन 4 वीक्स हो जाना किसी भी कंट्री के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन डालता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एसेंशियल चीजों की काफी किल्लत आ रही है और हमने ये चीज यहाँ अमेरिका में पहले देखी थी जो ठीक है, लेकिन डॉक्टर कौल, ये तो कॉजेज हो गए, लेकिन सॉल्यूशन की भी बात अगर हम कुछ कर सकते हैं क्या? इजराइल से सीख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीख सकते हैं, कुछ उनसे हम समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है रेस स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन। हम भाग रहे हैं वायरस के पैरेलल।
अगर हम वायरस से तेज भागेंगे, अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा वैक्सीनेट करेंगे, ज्यादा तेजी से वैक्सीनेट करेंगे, ताकि वायरस को वो लोग ना मिले जिनके अंदर वो डिजीज कॉज करे, सिकनेस कॉज करे, तो हम हॉस्पिटल सिस्टम के ऊपर बर्डन को कम करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन वन। लेकिन अभी हम लोग कोविड की पीक के अंदर बैठे हुए हैं। इस टाइम हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हेल्थ केयर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, दवाइयां, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, जो कि लाइफ सेव करता है, उस पे फोकस करने की जरूरत भी पैरेलल बहुत बहुत जरूरी है, जिससे हम लाइव्स बचाएं। और एट द सेम टाइम वैक्सीनेशन को भी, ड्राइव को आपको तेजी से बढ़ाते रहना है, क्योंकि जिस आदमी को आप वैक्सीनेट करेंगे उसको वायरस उतना ग्रसित नहीं कर पाएगा, और जिसको छोड़ देंगे उसको ग्रसित कर पाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अब यंग लोग भी बीमार हो रहे हैं। तो दोनों फ्रंट्स पे बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, और जीनोमिक सीक्वेंस को चैलेंजेस तो है। लेकिन डॉक्टर गोडसे, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जैसा कि डॉक्टर कॉल कह रहे हैं कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सर डेंसिटी ज्यादा होने के साथ साथ इससे बचने का तरीका तो फिर लॉकडाउन हो चुका। बावजूद इसके कई जगहों पर हम देख रहे हैं वीकेंड लॉकडाउन हैं, या फिर गैदरिंग को रोका जा रहा है, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस फॉलो किए जा रहे हैं। इसके बावजूद नंबर्स नहीं कम हो रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पर एक तरह से लॉकडाउन है, वहां पर भी नंबर्स कम नहीं हो रहे। देखो, ये नंबर कम आराम से कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि अगर लॉकडाउन लगाया है तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? अगर आपको सप्लाई बढ़ाना है तो डिमांड भी कम कर सकते हो ना। अगर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन में, हॉटस्पॉट में अगर लॉकडाउन लगाया है तो ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का टेस्टिंग क्यों करते हैं? एक घर में आता है आदमी पॉजिटिव, उसको 5 बंदों को पकड़ के भेज देते हैं टेस्टिंग करने को। वो 5 कतार में खड़े हैं, जिनको सिम्टम्स है उनको टेस्ट नहीं होता, उनका टेस्ट का रिजल्ट नहीं है, इसलिए उनको HRCT को भेजा। उनके लाइन में 200-300 लोग आगे खड़े हैं। ये सब और क्या है? वैक्सीनेशन वर्क्स पूरे दुनिया में। अभी UAE 93 पर 100 कर चुका है, चिले 64, यूनाइटेड स्टेट्स 65, यूनाइटेड किंगडम 64। इंडिया अभी भी पीछे है, लेकिन अपनी आबादी बहुत है। लेकिन सबसे ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि अभी चिले में स्टडी आया था साइनोवैक वैक्सीन से, वो बहुत अच्छी चलती है वैक्सीन। तो हम लोग ये जो म्यूटेशन की बार बार बात करते हैं, वो E484Q, L452L, ये क्या बात है? अगर वैक्सीन म्यूटेशन के अगेंस्ट चलती है, शायद इतनी तेजी से नहीं चलती, लेकिन डेफिनेटली चलती है, तो हम ये क्यों म्यूटेशन की बार बार करके लोगों को वैक्सीनेशन हेजिटेंसी बढ़ा रहे? वो छोड़ दो म्यूटेशन। वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर के आप जो दिखा रहे हैं ना पिक्चर, वो यूनाइटेड स्टेट्स में 1980 में बंद हो गया था। ये 41 years ago we stopped all that. अभी we just use ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये 41 years पहले के सिलेंडर यूज कर रहे हैं, वो आयरन के, जिन पे रस्ट लगा हुआ है, वो खंडे पे लेके लोग दौड़ रहे हैं, और हम लोग म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, म्यूटेशन की बात करो, सबको वैक्सीन दे दो। ये तो एक बेसिक बात आपने कह दी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या? आप अगर विदेशों के तमाम, जहां पर अलग अलग स्ट्रेन्स भी आए, ब्रिटेन ने भी 3 महीने के अंदर इसको कंट्रोल कर लिया, उनको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस स्ट्रेन पर काबू पाने के लिए? वैक्सीनेशन एक ही तरीका है, और वो जल्दी से कर सकते हैं। देखो, अभी मेरे जो इंडियन भाई डॉक्टर्स है वहां पे, मेरे जैसे इंडियन मूल के लोग हैं यूएस में, वो फाइजर और मॉडर्ना ले चुके हैं। हम लोग तो पूरे इंडियन है, हम पार्किंग भी इंडियन लोगों की तरह ही करते हैं, सब पूरे फुल टू इंडियन है। तो फाइजर का अलग इंडिया में स्टडी करने की क्या जरूरत है? फाइजर को इंडिया दिसंबर में ही परमिशन दे सकता था, स्पुतनिक को दिसंबर जनवरी में परमिशन दे सकता था। एट रिस्क, प्राइवेटाइजेशन इज द वर्ल्ड टू गो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में पेनिसिलिन के सिर्फ 16 डोसेस बचे थे, और आर्मी के पास $1 भी नहीं था। ये प्राइवेट सेक्टर में गए, वो लोग बोले हम इसको बेच सकते हैं, तो 646 अरब डोसेस बनाए पेनिसिलिन के। प्राइवेट सेक्टर में ला दो, सब वैक्सीन खुले कर दो दुनिया के, जो जिसको आप अहम बात कह रहे हैं। और अगर मुझे याद आ रहा है जो आप ये पॉइंट्स कह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो पॉइंट्स उठाए थे और जो सुझाव दिए थे, उसमें ये भी एक बात वैक्सीनेशन को लेकर के बार बार वो कह रहे थे, चाहे वो 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए हो, या फिर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसकी डेवलपमेंट को लेकर के उसके नियम कैसे शिथिल किए जा सकते हैं। मैं आऊंगा सर आपके पास।
डॉक्टर संजय चौधरी, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, अगर डॉक्टर कॉल हैं, डॉक्टर गोडसे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के सभी कह रहे हैं, और हमने इजराइल वगैरह में देखा है कि 100% वैक्सीनेशन के बाद ही इस पर हम वो काबू पा सके हैं, लेकिन यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर के उतनी तेजी है नहीं, चाहे आम लोगों में उसकी जागरूकता नहीं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्तर पर भी क्या उसमें कहीं नियम आड़े आ जा रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा हीला हवाली भी हो रही है? तो हमने वैक्सीनेशन थोड़ा सा, हमको हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होते हुए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होते हुए हमने वैक्सीनेशन इनिशियल जो रिकमेंडेशन थी उसमें थोड़ी सी डिले आई, जिसकी वजह से जो रोल आउट में प्राइसेस में ही करीबन 10-15 दिन लग गए। रोल आउट होने में हमारे पास कुछ नॉर्मल से ज्यादा समय लगा, और जो उस समय में थॉट प्रोसेस इंडिया में क्रिएट हुआ कि वैक्सीन में कुछ विशेष इश्यू है, जो डर की एक फीलिंग क्रिएट करी, इस वजह से हेजिटेंसी क्रिएट हुई। जो बाहर की, जो इंडिया के बाहर की जो नॉन इंडियन वैक्सीन है, उनको अपन ने इनिशियली से ही सपोर्ट नहीं किया, उनको वेलकम नहीं किया, और वो जो जिन्होंने अपने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस विड्रॉ कर ली। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया गया इवन पढ़े लिखे लोगों में भी। और मैं डॉक्टर कॉल में आता हूं जी। हाँ, कुछ डॉक्टर्स ने भी ये इस थॉट प्रोसेस के कारण वैक्सीन आज तक नहीं लगाई है, उनके मन में भी डर का फीलिंग क्रिएट हुआ, और उन्होंने भी नहीं, तो ये भरोसा पैदा करना भी तो जरूरी था हर स्तर पर। कहां कमी रह गई? प्रोडक्शन को लेकर के भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उसके लाइसेंसिंग को लेकर के दिक्कत है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करने जो चाह भी रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको लेकर के आगे आना भी चाह रही हैं, उनके सामने कई तरह के नियम कायदे कानून आ जा रहे हैं। तो नियम कायदे कानून को रिलैक्स करना है, मतलब ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि इसको लगा दिया, इसकी एज 45 से 44 है, इसको क्यों लगा दिया। मतलब जो स्टाफ है, स्टाफ को पकड़ रहे हैं, उसको फंसा रहे हैं, तो जो स्टाफ है वो खुद ही डरा हुआ है लगाने में। वो वेस्टेज प्रिवेंट करने डॉक्टर तोमर, ये डॉक्टर चौधरी जो बात कर रहे हैं वो अपने आप में वाकई बहुत चिंताजनक। अगर हम देखते हैं तो ये बात है, ये टेंडेंसी तो है, बहुत से डॉक्टर्स खुद अभी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। कैसे ये भरोसा कायम हो और वैक्सीनेशन की ड्राइव कैसे तेज हो? जैसा कि अभी डॉक्टर चौधरी ने कहा कि हेजिटेंसी बहुत ज्यादा है और तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है कि वैक्सीन से ये हो सकता है, वैक्सीन से ये हो सकता है, कौन सी वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कौन सी वैक्सीन बेटर है, वैक्सीन कोई सी भी लग जाए, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं वैक्सीन लगाने में। जैसा कि अभी बाकी सारे लर्नेड डॉक्टर्स ने कहा कि वैक्सीन का ड्राइव बहुत तेजी से होना चाहिए। वैक्सीन कोई सी भी हो, और इंडियन हो या बाहर का वैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, मॉडर्ना हो, कोई सी भी वैक्सीन हो, वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी तो जिस तरीके से ये सही बात थी कि वैक्सीन लगने की हेजिटेंसी कैसे है, वो तो लेकिन जैसे जैसे हमारे मीडिया और सारे चीज पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, जैसे कि डिस्कशंस हो रहे हैं, तो लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन को, लेकिन अभी भी वैक्सीन को लगवाने के लिए उतना इजी नहीं है। एज का क्राइटेरिया है, जहां सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं वो ही उसमें के बेनिफिशियरी नहीं है वैक्सीन के, 1 मई के बाद होंगे। और वैक्सीन, जैसे कि अभी हमारे बाकी डॉक्टर्स ने कहा कि वैक्सीन को जितनी तेजी से लगाना चाहिए। सर, लगाने के साथ साथ इसके प्रोडक्शन में भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? अगर आप देखें, आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा इसके प्रोडक्शन को लेकर के क्या हर्डल्स आ रहे हैं? इसके प्रोडक्शंस को लेके हर्डल्स तो देखिए, जितना हमारा कैपेसिटी है इंडिया में बनाने का उतना तो बन ही रहा है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना कंट्रोल हटाना चाहिए और हमें इसको इंपोर्ट भी करना चाहिए। बाकी वैक्सीन को व्हाट एवर इज पॉसिबल इंपोर्ट करना चाहिए। उसमें इंपोर्ट करने के लिए वो रेडी हो गए हैं, लेकिन आगे का डेट दिया हुआ है कि कितने दिन बाद होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, 3 हफ्ते बाद होगा। तो वो तेजी से काम करना चाहिए जिससे कि वो अवेलेबिलिटी हो, ओपन मार्केट में हो, जो लोग अफोर्ड कर सके लगाए, जो लोग अफोर्ड ना कर सके वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाएं। कम से कम ये वैक्सीन लेने की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, जैसा कि डॉक्टर गोडसे, डॉक्टर कॉल कह रहे हैं कि अगर हमको प्रिक्योर करना है अपने आप को, अगर बचाना है, जैसे दुनिया में कंट्रोल हो रहा है, तो हमें भी वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा, वो यही कह रहे हैं। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं, इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं क्या? देखिए, ये हम सबके लिए कहना कुछ भी बहुत आसान है, कुछ भी हम कह सकते हैं यहाँ बैठ के, लेकिन जो आपको समझना है भारत के परिवेश में वो ये है, भारत में 130-135 करोड़ लोग रहते हैं
दोनों अमेरिकाज मिला दीजिए, यूरोप मिला दीजिए, एशिया के बड़े हिस्से मिला दीजिए, ऑस्ट्रेलिया मिला दीजिए, इजराइल जिसकी आप उदाहरण दे रहे थे वो मिला दीजिए, चाइना को छोड़ दीजिए, बस आप उतने लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। और अगर आप 2020 मार्च से देखें तो हमारा जो ट्रेजेक्टरी है पेंडेमिक का वो यूरोप से 2 से 3 महीने पीछे चलता है। हमारे जब संक्रमण कम हो रहे थे दिसंबर में तो यूरोप में लॉकडाउन लग रहे थे। 16 दिसंबर से वहां टीकाकरण शुरू हुआ है। फाइजर अमीर कंट्री को दे रहा है फाइजर की वैक्सीन, गरीब कंट्री को तो दे नहीं रहा है। तो ये तो फिजूल की बातें हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, इससे कुछ लाभ नहीं होना है। भारत की जो क्षमता है इस समय 7 करोड़ वैक्सीन हमारे यहाँ महीने की बनती है, उसमें कम से कम वो 7 करोड़ ही इस्तेमाल हो जाए महीने। मैं तो ये कह रहा हूं, इसमें ज्यादा हमको क्यों इधर उधर दाएं बाएं करना है। और स्पुतनिक की आ जाएंगी, मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ डोज उसकी आ जाएंगी, अभी जाइडस कैडिला की आ जाएंगी मई जून में। सितंबर तक हमारे पास 5-6 वैक्सीन होंगी। हम जितना मर्जी है कह लें कि तेज करो भैया, होगा तभी ना, लेकिन जो है वो ही नहीं लगवा रहे लोग। और वैक्सीन हेजिटेंसी ये नहीं है कि भारत में ही हुआ है, ये यूएसए में भी हुआ है खूब, ये यूके में भी हुआ है खूब वैक्सीन हेजिटेंसी, क्योंकि मीडिया ने साइड इफेक्ट इतने ज्यादा चर्चा करी है उसकी टीवी पे बैठ के कि लोग डरते हैं लगवाने में। साइड इफेक्ट चल रहा है वैक्सीन का। अब इस तरह की चर्चाएं होंगी तो देखिए लोगों का क्या है, वो निगेटिव न्यूज को पहले ले लेते हैं, पॉजिटिव को कोई लेता ही नहीं है। और इस श्रृंखला में भी हमारी केस फैटेलिटी पिछले वर्ष के मुकाबले अभी भी 1% से कम है। केसेस बढ़ रहे हैं संक्रमण के, नेचुरली डेथ्स भी बढ़ेंगी, ग्रॉस डेथ्स जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन केस फैटेलिटी हमारी पिछले वर्ष के मुकाबले अभी कम है। दूसरे आप अपनी जनसंख्या तो देखिए ना, घनत्व तो देखिए। बंबई के लिए कहा जाता है 80% लोग 20% जमीन पर रहते हैं बंबई में, और 20% लोग 80% पर रहते हैं। ये कमोवेश हर शहर का हाल है। डिस्टेंसिंग आप भारत में भूल जाइए, कौन डिस्टेंस करता है, कहाँ डिस्टेंस हो रहा है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे शॉपिंग एरिया हो, सब फोटो आप दिखाते हैं आजकल। और अभी इलेक्शन भी गया, अभी कुंभ भी गया, अभी रमजान चल रहा है, कौन सुन रहा है आपकी बात? सारा नमाज पढ़ रहा है जाके लोग। तो ये देखिए 1300 मिलियन का देश है, इसमें कोई भी समाधान। अच्छा फिर डेमोक्रेसी की देखिए, चीन से तो तुलना करना फिजूल बात है टोटल। चीन की तरह आप भी मार दीजिए लोगों को। हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्थिति को देखते हैं। जैसा आपने जो बात कही बहुत प्रैक्टिकल कही सर आपने, और टू द पॉइंट कही है। इस पर मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कौल आप जवाब दें कि डॉक्टर मिश्रा बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है इंडिया में, उस सिचुएशन को आपने सुना, उसके अकॉर्डिंग क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी देशों में अगर इस पर क्योर हो रहा है तो उनकी पूरी की पूरी सिचुएशन और वहां के जो परिवेश है वो बिल्कुल अलग है। डॉक्टर मिश्रा ने बहुत ही प्रोटेनेंट पॉइंट्स रेज किए। जैसे मैंने पहले बताया, भारत के चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया। हाँ, मैं इस बात पे जरूर मानता हूं कि हमने बहुत अच्छा 2020 में काम किया, और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम भूल गए, हम बड़ा निश्चिंत हो गए, और हमें लगा वायरस तो हमारे बीच में नहीं आएगा, हमें इफेक्ट नहीं करेगा, जिसके रिजल्ट अब आप देख रहे हैं। तो इस समय 2 फ्रंट्स पे बहुत जरूरी है काम करना। एक तो मैं अभी भी इस बात को मानता हूं, जैसे आज बहुत अच्छी खबर आई है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, जो कि हमने साइड इफेक्ट्स देखे थे 6 लोगों में क्लॉट की वजह से, उस पे होल्ड लग गया था, आज वो अप्रूवल मिल चुका है, और 10 मिलियन डोजेस अमेरिका के पास रेडी है, और इंडिया के अंदर भी वो वैक्सीन शायद अप्रूव हो जाएगी। तो वैक्सीन की स्पीड और बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना, दवाइयों को, जो आपने अपने ओपनिंग कमेंट में भी यही बात कही थी। लेकिन डॉक्टर गोडसे, अगर आप इंडियन सिचुएशंस को और यहां की स्थिति को देखते हैं तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं चाह रहा हूं कि अगर आप एक पूरा रोड मैप रख सके कि आखिर दूसरे देश अगर कोरोना पर जंग जीत सकते हैं तो भारत कैसे जीतेगा? ठीक है, सिंपल आइडिया है, हमारे पास ज्यादा वैक्सीन नहीं है ना, तो कुछ सिंपल आइडिया कर सकते हैं। फ्रांस अभी कह रहा है अगर आपको कोविड हो चुका है तो आप 2 वैक्सीन के डोज मत लो, एक ही ले लो, क्योंकि अगले साल जिनको कोविड हुआ था वो अभी दूसरी लहर में नहीं पकड़ रहे, नेचुरल इम्यूनिटी म्यूटेशंस के। अपने पास नहीं है ना वैक्सीन, तो जो दुनिया नहीं कर रहा है वो करो, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। फिंगर स्टिक से ब्लड का टेस्टिंग हो सकता है,
स्टेडियम में खोलो, फिंगर स्टिक करो, 2 मिनट में रिजल्ट आएगा। जिनके पास एंटीबॉडीज है उनको छोड़ दो, जिनके पास एंटीबॉडीज नहीं है उनको पहला वैक्सीन लगवाओ, तो ये सडनली 50% बढ़ जाएगा। दूसरा, वैक्सीनेशन हॉटस्पॉट पे करो। अगर नागपुर 20 ईयर ओल्ड इन नागपुर में नीड इट मोर देन 80 ईयर ओल्ड इन नागालैंड, जहां पे केसेस है वहां पे वैक्सीन भेजो। ये क्या आप अल्फाबेटिकली कर रहे हो? आप शोले में चोरों को पकड़ रहे हो और गब्बर आएगा तो गब्बर को पीछे भेज के एके हंगल साहब को पहले पकड़ेंगे क्योंकि उनका नाम ए से चालू होता है। ये अल्फाबेटिकल, ये सब ब्यूरोक्रेटिकल नॉनसेंस छोड़ दो, अभी जल्दी से कुछ सोच लो। और एक बात सिर्फ यही कहूंगा, इंडिया विश्व में 5 नंबर की जीडीपी है। क्या हम 2 कौड़ी का ड्राई आइस नहीं बना सकते? हम क्यों बार बार अपने ही लोगों को नीचा दिखा दे? हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, बहुत पॉइंटेड बात आपने कही डॉक्टर गोडसे। मैं चाहूंगा इसी नोट पर इस चर्चा को खत्म करना, क्योंकि हमारे पास क्षमता है, जरूरत है वाकई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने के लिए हमको आगे आना होगा, तभी शायद हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।